एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th एंड 11th अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो 2 दिनों के करंट अफेयर्स आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि 10 अप्रैल को हमारा वीकली सी आया था, इसलिए कुछ करंट अफेयर्स रह गए थे। तो आज हम सारी बातों को यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। उन दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में दे देंगे। क्लियर है? इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और कि अगर आज के क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं हमारे प्यारे भारत के बारे में, तो हमारा प्यारा भारत किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा रिच कल्चर है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ना? तो ये सारी बातें बिल्कुल सही है, लेकिन एक और रीज़न है जिसके लिए हमारा भारत जाना जाता है, वो है टाइगर्स। मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड की 75% पॉपुलेशन जो टाइगर्स की है वो भारत में रहती है। तो इसलिए भारत जो है वो टाइगर्स के लिए भी जाना जाता है। और आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइगर रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं कि जैसे इंसानों की जनगणना होती है, सेंसस होती है, वैसे ही रिसेंटली टाइगर सेंसस भी हुई है और प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा टाइगर्स की जो जनगणना है, सेंसस है, उसको रिलीज किया है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बताइए भारत में नई रिपोर्ट के अनुसार कितने नंबर ऑफ टाइगर निवास करते हैं? टोटल नंबर ऑफ टाइगर भारत में कितने हैं? ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी एग्जाम में देखा होगा, अब आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। चलो पहले हम टाइगर रिपोर्ट के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आज का इंपॉर्टेंट डे और बाकी न्यूज़ को हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले बात होती है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीजेस टाइगर सेंसस फिगर। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जनगणना के आंकड़े, बाघों की जनगणना के आंकड़ों को प्रस्तुत किया है और बताया है कि 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 3167 टाइगर हैं, ये इनकी संख्या है। ठीक है, अभी तक आप लोग जो भी एग्जाम देते होंगे, तो हम जो एग्जाम में डेटा अभी तक उपयोग कर रहे थे वो 2019 का डेटा था। तो 2019 के डेटा के अनुसार भारत में जो नंबर ऑफ टाइगर्स थे वो 2967 टाइगर्स थे। 2019 का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंगली भारत में 2967 टाइगर्स थे, लेकिन नया जो डेटा पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग भारत में 3167 नंबर ऑफ टाइगर्स है। मतलब 2019 के कंपैरिजन में भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है और लगभग ये वृद्धि जो है वो आप देख सकते हैं 200 टाइगर्स की है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइगर्स की वृद्धि देखी जा सकती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे रिलीज द फिगर ऑफ 5th साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस। तो ये 5वें नंबर की साइकिल या 5वें नंबर की जनगणना, जैसे 2011 की जो जनगणना थी वो 11वें नंबर की जनगणना थी इंसानों की, राइट? सॉरी, 15वें नंबर की जनगणना थी वो इंसानों की, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 5th साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस के बारे में। 5वीं साइकिल है जिसको रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिलीज किया है और इसमें बताया है कि भारत में नंबर ऑफ टाइगर्स की संख्या 2019 के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गई है। 2019 में टाइगर की संख्या 2967 थी, जबकि 2022 में टाइगर्स की संख्या 3167 हो गई है। इतनी चीजें, साथ ही साथ यहाँ पे 50 ईयर कंप्लीट हो गए, 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट टाइगर के। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स कंप्लीट होने के कारण यहाँ पर भी एक सेलिब्रेशन किया गया और सेलिब्रेशन कहाँ किया गया था? बांदीपुर नेशनल पार्क में। और बांदीपुर नेशनल पार्क हम सभी को पता है मैसूर कर्नाटका में है। वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन किया गया। साथ ही साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की भी शुरुआत की। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग ने एग्जाम में देखा होगा, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत किसने की थी? तो भारत ने की थी। वैसे ही इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत भी भारत ने की है और यहाँ पे 7 वर्ल्ड की जो मेजर बिग कैट्स हैं उनकी कंजर्वेशन का काम, उनके प्रोटेक्शन का काम किया जाना है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि 7 मेजर बिग कैट्स कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगवार एंड चीताज, ये आपके जो है वो 7 बिग कैट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में हमें बताया गया कि लगभग 75% जो वर्ल्ड के टाइगर पॉपुलेशन है वो भारत में निवास करती है और लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये आपको देखने को मिलेंगी। हमको पता है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में भारत का जो जमीन का हिस्सा है, भारत में के पास जो लैंड एरिया है वो लगभग 2.4% है। भारत का लैंड एरिया कितना है? तो आंसर हो जाएगा 2.4% है और उसमें भी 8% कॉन्ट्रीब्यूशन आपको वाइल्ड लाइफ जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, वो आपको देखने को मिलेगी। भारत टाइगर में तो आगे है ही, इसके अलावा 30,000 की संख्या हम पार कर चुके हैं एशियाटिक एलिफेंट में। तो हमारे देश में जो एशियाटिक हाथी हैं, एलिफेंट्स हैं, उनकी भी बहुत वैरायटी पाई जाती है। लगभग 30,000 एलिफेंट हमारे देश में निवास करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी, हम सभी को पता है। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी।
ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कैसे हुई वो बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, हमारे जो टाइगर वाले एरिया हैं जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन निवास करती है, उनके कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। इसके अंतर्गत एक बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया था जो कि एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर ये बॉडी काम करती है। ठीक है, इतनी चीजें। चलो, तो ये आपको टाइगर की कहानी पता चल गई कि 2022 में नंबर ऑफ टाइगर कितने हो गए, 3167 हो गए हैं। 2019 का जो आंकड़ा था वो 2967 टाइगर्स का आपको देखने को मिलेगा। नंबर ऑफ टाइगर्स की संख्या जो है हमारे देश में इंक्रीज हुई है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 2006 के कंपैरिजन में 2022 में टाइगर की संख्या कितनी इंक्रीज हुई है, तो आप कहेंगे 124.5% टाइगर्स की संख्या इंक्रीज हुई है सिंस 2006। 2006 से आज तक 124.5% टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है। अब कई सारे टाइगर रिजर्व है, हम सभी को पता है हमारे देश में 53 टाइगर रिजर्व काम कर रहे हैं। अब इन सारे जो टाइगर रिजर्व है उनमें प्रॉपर मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है, प्लानिंग कैसे कर रहा है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो इनको भी अवार्ड्स मिलने चाहिए, इनको भी रैंकिंग दी जानी चाहिए। तो आइए उस पर भी चर्चा हम कर लेते हैं। द पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व आपको केरला में देखने को मिलेगा। इसको बेस्ट मेंटेन टाइगर रिजर्व का टाइटल कंट्री में दिया गया है। तो ये जो 5वें नंबर की आपने साइकिल रिलीज की है, जो सेंसस रिलीज की है, उसी में आपने 5th साइकिल ऑफ मैनेजमेंट इफेक्टिव एवोल्यूशन को भी रिलीज किया है। और इसमें बताया गया है कि बेस्ट मेंटेन जो टाइगर रिजर्व है वो पेरियार टाइगर रिजर्व है और इसका जो स्कोर है वो 94.3% है। पेरियार टाइगर रिजर्व के बाद आपको मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाएगा, बांदीपुर कर्नाटका का, नागरहोल भी कर्नाटका का टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। और जैसे कि मैंने बताया 2006 से इस रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 998 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और 106 नेशनल पार्क है, 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 105 कंजर्वेशन रिजर्व जो है भारत में काम कर रहे हैं। ये सारी जानकारी हमको इस डेटा से पता चल गई है। ठीक है, चलिए अगली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आज का इंपॉर्टेंट डे। तो आप लोगों ने टाइगर्स की रिपोर्ट के बारे में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने दे दी है, जो क्वेश्चन बनते थे वो भी आपको बता दिए। नाउ वर्ल्ड होम्योपैथी डे, हर साल 10 अप्रैल को हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पूरे प्रोग्राम को आयोजित या ऑर्गेनाइज करने का काम करती है। वर्ल्ड होम्योपैथी डे की जो इस साल की थीम थी वो है वन हेल्थ वन फैमिली, सर्व जन स्वास्थ्य, ये इस साल की थीम थी। अच्छा, अब क्यों मनाते हैं हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे? क्योंकि यहाँ पर जो जर्मन फिजिशियन थे डॉक्टर सैम्यूल हैनमैन, उन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत की थी, होम्योपैथी के फाउंडर हैं और उनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के लिए हम वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं। तो ये आज का इंपॉर्टेंट डे है विथ थीम। ठीक है, बाकी सारी बातें अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। इसके अलावा एक और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेटा पब्लिश किया है कि पहली बार 33 जीआई रजिस्ट्रेशन हुए हैं 31 मार्च को, हाईएस्ट एवर जीआई रजिस्ट्रेशन इन 2022-23। तो सबसे अधिक मात्रा में 31 मार्च 2023 को 33 जीआई रजिस्ट्रेशन किए गए। अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है इन प्रोडक्ट का, अभी इनको जीआई टैग दिया नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन हुआ है। क्लियर है? तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। अच्छा, जीआई टैग की एक सेपरेट वीडियो बिल्कुल बहुत जल्दी ऋचा मैम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें अभी रिसेंट में दिए गए जितने भी जीआई टैग हैं और जीआई रिपोर्ट है टैग की, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्लियर है? चलो, बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि नॉर्थ ईस्ट गई हैं ये, आपका कई सारे इन्होंने आयोजन भी किए, गज उत्सव का ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने देखा, इनॉग्रेट किया गज उत्सव महोत्सव को भी। अब यहाँ पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम में थी और इन्होंने सुखोई फाइटर जेट को उड़ाया। सुखोई फाइटर जेट में इन्होंने उड़ान भरी और ऐसी करने वाली ये 3rd प्रेसिडेंट और 2nd फीमेल प्रेसिडेंट बन गई हैं। तो आप कहेंगे पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? तो आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। 2nd नंबर की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गई हैं जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट में उड़ान भरी है। ठीक है ना? तो मुर्मू become the 3rd president and the 2nd women president to fly in the fighter aircraft. Former President Pratibha Devi Singh Patil in the Sukhoi 30 MKI fighter jet in 2009. 2009 में इन्होंने पुणे एयरबेस से उड़ान भरी थी, जबकि द्रौपदी मुर्मू ने असम का जो तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन है वहां से उड़ान भरी है।
अब अगर हम बात करते हैं सुखोई 30 के बारे में, तो सुखोई 30 जो है वो एक 2 सीटेड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुखोई क्या है? 2 सीट वाला मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि रशियन कंपनी सुखोई के द्वारा डेवलप किया है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरिंग HAL करती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास लाइसेंस है कि वो सुखोई की मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है, जबकि इसको डेवलप किसने किया है? रशिया ने इसे डेवलप किया। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है। अगले पर्सन है यहाँ पे CR राव। CR राव ने इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स को जीता है। जैसे कि नोबेल प्राइज होते हैं, वैसे स्टैटिक की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड या नोबेल प्राइज इन स्टैटिक्स जो है वो इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स कहलाता है। ये इंडियन अमेरिकन है CR राव। इन्होंने 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स जीता है। अब जो वर्ल्ड स्टैटिक कांग्रेस होगी जुलाई में कनाडा में, वहां पर इनको ये अवार्ड दिया जाएगा और $80,000 कैश अवार्ड भी इनको दिया जाएगा। ठीक है ना। तो कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल, टीम, कंपनी और आपका इंस्टीट्यूट साइंस, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर में जहां पर स्टैटिक्स का यूज हुआ है उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसे इस अवार्ड से नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। अभी जो CR राव है ना, जो कि 2023 के इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स के विजेता हैं, इन्होंने कई सारे अवार्ड पहले भी जीते हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, SS भटनागर प्राइज, विल्क मेडल, नेशनल मेडल ऑफ साइंस, ये सारे अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से अवार्ड के लिए, कौन सी रचना के लिए, कौन से कंट्रीब्यूशन के लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। तो इन्होंने पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेसी अटेंडेबल इन द एस्टिमेशन ऑफ स्टैटिकल पैरामीटर। इस पेपर के लिए उनको, इस कंट्रीब्यूशन के लिए ये प्राइज उनको दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये कौन है? जितेंद्र सिंह जी हैं, हम सभी को पता है। यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर इन द कंट्री। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में कितने परमाणु रिएक्टरों को मंजूरी प्रदान की है? तो आंसर हो जाएगा 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे भारत के 4 अलग अलग राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पे कर्नाटका, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग जगहों पे ये 10 न्यूक्लियर रिएक्टर को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब दो रिएक्टर कर्नाटक में लगाए जाएंगे, 2 हरियाणा में लगाए जाएंगे, 2 मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे और बचे हुए 4 जो है वो राजस्थान में, ये 4 रिएक्टर्स को लगाया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? तो कर्नाटका में है कैगा, हरियाणा का गोरखपुर, मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश का चुटका जो हमेशा न्यूज में रहता है, चुटका, और माही बांसवाड़ा राजस्थान। तो इन चारों जगहों पे जो है 10 न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दी है। 2031 तक ये काम पूरा हो जाएगा और इसके लिए लगभग 1 करोड़ रुपए यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। हमारे देश की 12वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस, रिसेंटली मैंने आपको 11वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बताया था, जो कि कमलापति रेलवे स्टेशन, मतलब भोपाल के हबीबगंज स्टेशन से शुरू हुई थी। फ्लैग ऑफ किया था इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और जो कि दिल्ली और भोपाल के बीच में रन होगी। तो वो 11वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस थी। अब 12वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस को रिसेंटली लॉन्च किया है। ये भारत की तो 12वें नंबर की है, लेकिन ये अगर हम बात करते हैं तो साउथ में आप देखेंगे, आपका जो आंध्रा रीजन है, आंध्रा और तेलंगाना, यहाँ की ये 2nd नंबर की वंदे भारत आप बोल सकते हैं। तो ये जो 12वें नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये कहाँ से कहाँ चलेगी? तो सिकंदराबाद तेलंगाना से तिरुपति आंध्र प्रदेश के बीच में ये रेल चलेगी। ठीक है, तो याद रखेंगे 12वें नंबर की वंदे भारत जो है वो सिकंदराबाद से तिरुपति के बीच में रन होगी। ठीक है, क्योंकि पहली जो वंदे भारत शुरू की गई थी वो सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, India has become the first country to develop a country level mathematical model to estimate the prevalence of cases of which disease। किस बीमारी के मामलों की जांच करने के लिए, व्यापकता से अनुमान लगाने के लिए देश स्तरीय प्रथम ऐसा कौन सी कंट्री है? भारत है, जिसने गणितीय मॉडल विकसित किया है। किस बीमारी के लिए? तो आंसर हो जाएगा टीबी। टीबी मतलब होता है ट्यूबरक्लोरोसिस, है ना। टीबी जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी होती है, जो कि हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है। ठीक है ना। तो टीबी के मामलों की जांच करने के लिए, इसका व्यापक तौर पे अनुमान लगाने के लिए पहला देश भारत बन गया है, जिसने मैथमेटिकल मॉडल को तैयार किया है। ठीक है, और मार्च में हर साल ये जो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आए हैं और मृत्यु दर क्या रही है, सारे डेटा को यहाँ पर पब्लिश करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम RBI के बारे में। RBI has decided to launch a secure
वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पोर्टल टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन पोर्टल। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यहाँ पर जो आवेदन प्रक्रिया होती है, अलग अलग जो कंपनीज होती हैं वो आवेदन करती हैं, अलग अलग बैंक्स जो होते हैं वो आवेदन करते हैं, तो आवेदन प्रक्रियाओं को सरल सुव्यवस्थित बनाने के लिए यहाँ पर एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। पूछा जा रहा है कि उस पोर्टल का क्या नाम है, तो उस पोर्टल का नाम है प्रभा। क्या नाम है उस पोर्टल का? प्रभा नाम है। सो एग्जाम में आपसे इतना पूछेगा कि प्रभा पोर्टल जो आरबीआई ने लॉन्च किया है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो प्रभा पोर्टल जो है उसका फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ओके है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज कवच के बारे में। तो फाइनली एक्सरसाइज कवच कंक्लूड हो गई है 7 अप्रैल को। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कमांड कंडक्ट लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच। तो अंडमान और निकोबार ने बड़े पैमाने पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया था। 7 अप्रैल में एक्सरसाइज कंक्लूड हुई है। अंडमान निकोबार कमांड इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है इंडिया का, जिसका हेडक्वार्टर आपको पोर्ट विलियम में मिलेगा। ये जो कवच एक्सरसाइज है एक ज्वाइंट सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्टल गार्ड सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। तो कहाँ पर कंडक्ट हुई? अंडमान एंड निकोबार कमांड्स के द्वारा एक्सरसाइज कवच को कंडक्ट कराया गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम हेली 2 के बारे में। नॉर्थ कोरिया टेस्ट न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर अटैक ड्रोन हेली 2। तो उत्तर कोरिया, यार ये बहुत आगे चल रहा है। उत्तर कोरिया ने परमाणु सक्षम पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन हेली या हेलाइल 2 का परीक्षण किया है। तो आज से पूछा जाए हेली या हेलाइल 2 क्या है, तो आप कहेंगे एक ड्रोन है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है और 1000 किलोमीटर तक पानी के अंदर गहराई में जाके ये ड्रोन हमला कर सकता है। वो भी कैसा? न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है और उसका नाम क्या है? हेलाय है या हेली है। और इसे किसने लॉन्च किया है, किसने टेस्ट किया है? तो आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया ने किया है। किसने किया है? नॉर्थ कोरिया ने इसे किया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए ड्रोन ने लगभग अंडर वाटर डिस्टेंस 1000 किलोमीटर का 71 आवर्स 6 मिनट में कंप्लीट किया और ये अंडर वाटर जाके न्यूक्लियर अटैक करने में कैपेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे इंडियन नेवी कंडक्टेड द प्रस्थान एक्सरसाइज। तो प्रस्थान एक्सरसाइज किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाती है? तो प्रस्थान एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। इसे कहाँ पे कंडक्ट कराया गया? तो मुंबई कोस्ट के पास इसे कंडक्ट कराया गया। हालांकि एक्सरसाइज हर 6 महीने में कंडक्ट होती है। ये जो एक्सरसाइज है प्रस्थान एक्सरसाइज हर 6 महीने में इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। इंडियन नेवी से एसोसिएटेड जितने भी डोमेन है वो सभी लोग स्टेक होल्डर जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुंबई के पास यहाँ पर इस एक्सरसाइज को रिसेंटली कंडक्ट कराया गया। चलिए अगली बात करते हैं इंडिया के राफेल। इंडिया के राफेल पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज विथ नेटो अलाय। तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास हो रहा है नेटो के साथ, उसमें इंडिया के राफेल्स ने भी पार्टिसिपेट किया। और ये जो एक्सरसाइज हो रही है फ्रेंच मिलिट्री एक्सरसाइज नेटो कंट्रीज के साथ, इस एक्सरसाइज का कोड नेम क्या है? तो ओरियन। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? ओरियन एक्सरसाइज। तो ओरियन एक्सरसाइज में इंडियन राफेल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। इसके पहले आपको पता है जब फ्रेंच एयरफोर्स और भारत के बीच में यहाँ पे जोधपुर में एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम डेजर्ट नाइट था, उसमें भी राफेल ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट बात करेंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम है TN रीच इनिशिएटिव। TN रीच, तो TN से तमिलनाडु आप समझ सकते हैं। तो TN रीच इनिशिएटिव जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत जो 80+ अनयूज हेलीपैड्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाएगा, जिससे सिटीज़ के अंदर, सिटीज़ के अंदर जो है आप हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है ईजिली क्या किया जा सके, आपका पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले आया जा सके और ट्रेवल टाइम भी कम हो। ठीक है। तो यहाँ पे बोला है मोर देन 80 अनयूज्ड हेलीपैड्स अक्रॉस तमिलनाडु विल सून बी पुट टू सी विथ हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्लान बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। और ये TN रीच का क्या मतलब है? तो तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर। तमिलनाडु रीजनल एरियल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारत बायोटेक के बारे में। आप सभी को पता है कुछ समय पहले भारत बायोटेक ने वर्ल्ड की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन को तैयार किया था, है ना। ये इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन आपको दिख रही है जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया था, जिसका नाम था इनकोवैक। जिसका नाम क्या था? इनकोवैक। तो इसने जो भी डेवलपमेंट किए, प्रोडक्शन किए, जिसके कारण वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस के द्वारा
इसे भारत बायोटेक को अवार्ड दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन 3 से 6 अप्रैल के बीच में वॉशिंगटन डीसी में किया गया। उसमें बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड भारत बायोटेक को दिया गया है। ठीक है, तो भारत बायोटेक का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं KSINC, मतलब केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन। केरला स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन लॉन्च इंडिया फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट। इन्होंने इंडिया की पहली सोलर पावर टूरिस्ट बोट को लॉन्च किया है, जो कि 27 किलोवाट की एनर्जी को बनाती है और ऑपरेट होती है। और इस जो सोलर बोट तैयार की है, इसका नाम क्या है? सूर्यांशु। इसका नाम क्या है? सूर्यांशु इसका नाम है। ठीक है, इस बोट को तैयार किया है और ये पावर पैसेंजर लिफ्ट सिस्टम और एयर कंडीशन से लेस है और ये टूरिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देगी और कार्बन एमिशन को भी रिड्यूस करेगी। इस बोट को श्रीलंका के द्वारा, मतलब द बोट वाज बिल्ड इन श्रीलंका, श्रीलंका में इसे बिल्ड किया जा रहा है 3.95 करोड़ रुपए की लागत के साथ। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत यहाँ पे की है किबुथु बॉर्डर विलेज इन अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, जब भी हम भारत के मैप के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं ना कि यहाँ पे आपको कैप कैमरून देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम सरक्रीक के बारे में बात करते हैं, याद आया? सरक्रीक के बारे में बात करते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर बात करते हैं किबुथु के बारे में, याद आया? किबुथु, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, यहाँ इंदिरा कॉल है ना, ये सब बातें आपने करी होंगी। तो यहाँ पे जो किबुथु है, जो हमारी सबसे ईस्टर्न बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है। ठीक है, तो अमित शाह के द्वारा, अमित शाह जी जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत किबुथु बॉर्डर विलेज अरुणाचल प्रदेश में की है। ठीक है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2022-23 से लेकर 2025-26 तक के लिए काफ़ी कुछ बजट दिया और स्पेशली 2500 करोड़ रुपए का बजट केवल जो हमारे बाउंड्री वाले देश हैं, जिनकी बाउंड्री हम दूसरे देशों के साथ शेयर करते हैं, जिन स्टेट की बाउंड्री हम दूसरे इंटरनेशनल बाउंड्री है दूसरे देशों के साथ शेयर करते हैं, ऐसे गांव, ऐसे शहरों को हमें रोड के साथ कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इसलिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत 2967 विलेजेस, जो कि आपकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लद्दाख आदि एरिया जो है, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, स्पेशली उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए 15 रेयर मिनरल फाउंड हुए हैं आंध्र प्रदेश में। अब वो क्या बात हो रही है, रेयर मिनरल्स क्या होते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो CSIR के साइंटिस्ट ने फाइंड किया है रेयर अर्थ एलिमेंट इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। CSIR साइंटिस्ट फाइंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। तो क्या पूरी कहानी है? तो यहाँ पर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका नाम क्या है? NGRI हैदराबाद। ठीक है, NGRI कहाँ है? हैदराबाद में है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद के द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 15 ग्रुप रेयर अर्थ एलिमेंट के डिस्कवर किए गए हैं। ये जो 15 रेयर अर्थ एलिमेंट डिस्कवर किए हैं, उसमें लेंथेनम, सीरियम, इरिट्रियम, टेंटलम है ना, जर्कोनियम, स्कैंडियम, ऐसे कई सारे रेयर अर्थ मेटल जो है वो इंक्लूड हैं, शामिल हैं। और इन एलिमेंट्स का यूज़ आज के समय की मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में स्मार्टफोन, कंप्यूटर, जेट एयरक्राफ्ट, इन सारी चीज़ों में किया जाता है, क्योंकि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एरोस्पेस डिफेंस में भी इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उपयोग किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बेसिकली डिस्कवरी जो है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का एक प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है शॉर प्रोजेक्ट। क्या नाम है? शॉर प्रोजेक्ट। तो शॉर प्रोजेक्ट किसका है? तो ये आपका CSIR का प्रोजेक्ट है। CSIR का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। लेकिन इसका जो प्रोग्राम है सौर प्रोग्राम, इसका क्या फुल फॉर्म है? तो इसका फुल फॉर्म है शैलो सबसरफेस इमेजिंग ऑफ इंडिया फॉर रिसोर्स एक्सप्लोरेशन। ये इसका फुल फॉर्म है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट के द्वारा यहाँ पर इन अर्थ एलिमेंट्स को, रेयर अर्थ एलिमेंट्स को डिस्कवर करने का काम किया। इसके लिए उन्होंने कई किलोमीटर तक जो है वो ड्रिल का काम भी किया था और अंडरग्राउंड इनको ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट है चेन्नई टू होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो चेन्नई में सेकेंड एडिशन स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ये आयोजन सितंबर में होगा, 20 से लेके 30 सितंबर के बीच में। ये कौन सा एडिशन है? तो ये सेकेंड नंबर का एडिशन है।
ठीक है। श्री दया फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करके स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा आमिर महल में। आमिर महल जो कि नवाब ऑफ आरकोट का रेसिडेंट है, वहाँ पर पहला जो एडिशन हुआ था 2019 में हुआ था, लंदन में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें 8 अलग अलग टीम ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। एंड टीम इंडिया साउथ इमर्ज विक्टोरियस आफ्टर बीटिंग होस्ट इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को हराकर जो इंडिया की टीम थी उसने यहाँ पे जीत हासिल की थी फर्स्ट एडिशन में। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अब यहाँ से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेगा। कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया अमित शाह जी के द्वारा। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत की। अभी कौशाम्बी महोत्सव एक स्पोर्ट फेस्टिवल है, पहली चीज़ तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो ये एक स्पोर्ट मतलब खेल महोत्सव है, स्पोर्ट फेस्टिवल है। और दुर्गा भाभी या दुर्गा देवी को ट्रिब्यूट करने के लिए ये फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। तो अब बहुत से बच्चों चकरा गया होगा, ये दुर्गा देवी कौन है या दुर्गा भाभी कौन है, जिनको सम्मान देने के लिए कौशाम्बी महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि एक स्पोर्ट फेस्टिवल है। साथ ही साथ ये जो कौशाम्बी महोत्सव है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें यूथ को, अलग अलग यंग जनरेशन को एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि वो अपने टैलेंट को वहाँ पर दिखा सके। तो लगभग 16,000 यूथ ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाइड किए हैं इसमें पार्टिसिपेशन लेने के लिए अंडर द संसद खेलकूद स्पर्धा। और संसद खेलकूद स्पर्धा की शुरुआत एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा ही की गई है। अब दुर्गा भाभी या दुर्गा देवी कौन थी? तो दुर्गा देवी एक फ्रीडम फाइटर थी और जो कि कौशाम्बी से बिलोंग करती थी। इनको दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। इसके अलावा नौजवान भारत सभा की एक एक्टिव मेंबर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। एक्चुअली जब सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई गई, तो उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने 8 अक्टूबर 1930 को एक ब्रिटिश सार्जेंट और उनकी वाइफ पे पुलिस स्टेशन पे क्या कर दिया? हमला कर दिया। ठीक है। इसलिए इन्हें याद रखा जाता है क्योंकि एक फ्रीडम फाइटर थी और इनके नाम पे लखनऊ में गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला गया है। ठीक है। अंतिम ये क्वेश्चन मैं करंट अफेयर से नहीं बोलूँगी, ये क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर से है। बेसिकली क्वेश्चन इतना सा है कि मुथुबन ट्राइब जो कि चर्चा में है वो कहाँ पर बिलोंग करती है, कहाँ पर रहती है, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। बेसिकली देखो, मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि एलिफेंट और ह्यूमन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी टकराव होता है एलिफेंट और एनिमल्स के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पे केरला हाई कोर्ट की ने एक कमेटी बनाई थी और केरला हाई कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उनके एक्सपर्ट ने कहा है कि जो आपका जो ये एरिया है जहाँ पर ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है, उस एरिया में एक ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती है, निवास करती है, जिसका नाम है मुथुबन ट्राइब। ठीक है। तो इसलिए मुथुबन ट्राइब काफ़ी दिनों से चर्चा में चल रही है। तो मुथुबन ट्राइब के बारे में जानना है हमें, इससे करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं, हम आर्ट एंड कल्चर को अभी लेके चल रहे हैं। तो मुथुबन ट्राइब जो है वो हिल फॉरेस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु में बिलोंग करती है, पहली चीज़। तो मुथुबन ट्राइब कहाँ रहती है? केरला एंड तमिलनाडु में रहती है। जो आपकी यहाँ पे मुथुबन ट्राइब है, ये कौन सी भाषा या डायलेक्ट का यूज़ करते हैं? तो 2 अलग अलग प्रकार की डायलेक्ट्स का यूज़ ये करते हैं, एक को मलयालम मुथुबन कहते हैं और एक को पांडी मुथुबन के नाम से जानते हैं। ये लोग जो जंगल है, जंगल के पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट गॉड, उनकी ही पूजा उपासना करते हैं और उनका ऐसा मानना है जो इनके एंसेस्टर की स्पिरिट थी वो पहले माइग्रेंट्स हैं हिल फॉरेस्ट के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर मुथुबन ट्राइब का अपना एक खुद का गवर्नेंस चलती है, जैसे हमारे देश में गवर्नेंस है ना, ऐसे इन ट्राइब की अपनी खुद की एक गवर्नेंस है, इसे कानी सिस्टम कहा जाता है। तो कानी सिस्टम क्या है? मुथुबन ट्राइब का एक यूनिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है। इसमें क्या होता है, हर एक गांव का एक हेड, एक कानी होता है और उस कानी के पास पूरे एडमिनिस्ट्रेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये कुछ बातें हैं मुथुबन ट्राइब के बारे में, आई थिंक समझ में आ गई होंगी। अंत में बात करते कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली बात, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा रिसेंटली जम्मू रीजन में रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीज़न में टुलिप गार्डन को इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, मिनिस्टर ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर कौन है? किरण रिजिजू। लॉ मंत्री कौन है? कानून मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। इन्होंने पहला एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलीज किया है। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि पहला एडिशन डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलीज किया है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डोगरी वर्जन में भी अवेलेबल है। इसके अलावा बेंगलुरु जो है वो पहला एक ऐसा स्टेट बन जाएगा जो अपने राज्य में
3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए पोस्ट ऑफिस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो बेंगलुरु विल सून हैव इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, अंत में बात करते हैं दो क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर शेफरिन, जिनके बारे में मैंने आपको रिसेंटली बताया था, इन्हें यूईएफए का प्रेसिडेंट बनाया है, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। क्वेश्चन ये है कि ये यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, न्यूयॉर्क स्विट्जरलैंड में, बर्लिन जर्मनी में, पेरिस फ्रांस में या सोफिया बुल्गारिया में। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में देंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है NRAI मतलब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है, RK गुप्ता, कलिकेश सिंह देव, राज शुक्ला या एल्बरो लारियो। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं, सही आंसर भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओके, सो बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। आई होप आपको सारा करंट अफेयर समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका PDF आप टेलीग्राम से ले लेना। टेक केयर एंड बाय बाय।